11 kilovolt, 33 kilovolt, 66 kilovolt, 110 kilovolt, 132 kilovolt, 220 kilovolt और 275 किलोवोल्ट और 400 किलोवोल्ट। ठीक है, तो इतनी सारी लाइनें हमारे इंडिया में ट्रांसमिट की जाती है, इतनी क्षमता की। ठीक है, अब आगे चलते हैं, देखते हैं कम दूरी के लिए, कम दूरी और कम शक्ति के लिए लो डिस्टेंस एंड लो पावर। ठीक है, लो पावर एंड लो डिस्टेंस के लिए 3.3 किलोवोल्ट की और 6.6 किलोवोल्ट की क्या है, लो डिस्टेंस एंड लो पावर। ठीक है, और उसके बाद आपका देखते हैं 11 केबी, लो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, लो या शॉर्ट डिस्टेंस एंड प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए या फिर कह सकते हैं शॉर्ट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 1.11 किलो वोल्ट का प्रयोग किया जाता है। 33 किलो वोल्ट की जो लाइन है उसको मीडियम डिस्टेंस के लिए ट्रांसमिट करते हैं। मीडियम डिस्टेंस यहाँ पे ट्रांसमिशन लिख लीजिएगा, टी यहाँ पे टी लिख लीजिएगा, ट्रांसमिशन एंड मीडियम पावर फॉर मीडियम पावर। 66 किलो वोल्ट वाले में नोट कीजिएगा, मीडियम डिस्टेंस एंड फॉर मीडियम डिस्टेंस ट्रांसमिशन एंड पावर, है ना, मीडियम पावर। इसमें भी मीडियम पावर दोनों 33 के भी और 66 के भी दोनों ही मीडियम पावर के लिए होते हैं। ठीक है, पूरा लिख लीजिए। फिर उसके बाद 110 किलो वोल्ट, है ना, इसका प्रयोग करते हैं अपेक्षाकृत अधिक दूरी और अधिक शक्ति के लिए। मोर डिस्टेंस लॉन्ग डिस्टेंस एंड large amount of power। ठीक है, अब उसके बाद 132 है लॉन्ग डिस्टेंस एंड मोर पावर। लॉन्ग डिस्टेंस एंड लार्ज पावर। ठीक है, 220 किलो वोल्ट लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन फॉर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, 275 किलो वोल्ट यह है एक्स्ट्रा लार्ज या एक्स्ट्रा लॉन्ग डिस्टेंस एंड वेरी लॉन्ग डिस्टेंस एंड पावर
और पावर ट्रांसमिशन। ठीक है, और 400 किलो वोल्ट की जो है ये भी है वेरी लार्ज ट्रांसमिशन लाइन, वेरी लार्ज ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, एंड पावर। ठीक है, तो ये सारी चीजें अपने इंडिया में चल रही हैं। ठीक है, तो इनको अवश्य याद रखिएगा क्योंकि इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। लिखते हैं आगे एक विशेष पॉइंट है, उसको जरूर लिखिएगा कि निम्न यानी लो, मीडियम एंड हाई एंड एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज को निम्न प्रकार दिखा सकते हैं। ठीक है, लो, मीडियम, हाई एंड एक्स्ट्रा हाई, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज को निम्न प्रकार, निम्न रूप से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, क्या है, प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, कौन कौन सा है? पहला पॉइंट ये है कि एसी सिंगल फेज वोल्टेज, एसी सिंगल फेज की वोल्टेज 230 से 250 वोल्ट, 230 से 250 वोल्ट को लो वोल्टेज, लो वोल्टेज कहते हैं। 230 230 वोल्ट डीसी भी निम्न वोल्टेज, निम्न वोल्टेज की श्रेणी में आता है। 230 वोल्ट डीसी भी लो वोल्टेज, लो वोल्टेज में आता है, लो वोल्टेज किस श्रेणी में आता है? ठीक है, नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है 250 से 650 वोल्ट, 250 से 650, 650 वोल्ट अर्थात, अर्थात या कह लीजिए, या लिख लीजिए 400 बटा 230 वोल्ट, 400 बटा 230 वोल्ट। ठीक है, 3 फेज 4 वायर, 3 फेज 4 वायर एंड और 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 500 वोल्ट 3 फेज, 500 वोल्ट 3 वायर डीसी सप्लाई भी, 500 वोल्ट 3 वायर डीसी सप्लाई भी, डीसी सप्लाई भी, सप्लाई मीडियम वोल्टेज, मीडियम वोल्टेज की श्रेणी में आता है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट जो है हमारा है 600
50 वोल्ट से 35 किलो वोल्ट, 650 से 35 किलो वोल्ट की 650 से 35 किलो वोल्ट की वोल्टेज को हाई वोल्टेज कहते हैं। की वोल्टेज को हाई वोल्टेज कहते हैं। ठीक है। और चौथा नंबर है 33 केवी से अधिक वोल्टेज को 33 किलो वोल्ट से अधिक वोल्टेज को अति उच्च वोल्टेज की श्रेणी में रखा जाता है। अति उच्च वोल्टेज यानी एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज आप लोगों को प्रॉपर दिख रहा है ना? एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज की यस सर श्रेणी दिख में रहा है। रखा जाता है। यस सर दिख रहा है। ओके धन्यवाद। तो लिख लीजिए इसको। राइटिंग अब अच्छी आगे लिखते चलते हैं हैं। सर। अरे कहाँ राइटिंग अच्छी है, आप लोग भी बहुत तफरी करते हैं मास्टरों से। अरे सर मजाक नहीं, सही में बहुत अच्छी है। बहुत बढ़िया राइटिंग है सर। अच्छा, चलिए धन्यवाद धन्यवाद। आगे आगे चलते हैं। अब अगली हेडिंग डालते हैं लाइन का इंस्पेक्शन कैसे करते हैं, है ना? कि अगर किसी लाइन का निरीक्षण करना है तो कैसे कैसे निरीक्षण करते हैं, क्या क्या चीजों पर हम ध्यान को फोकस करते हैं। ठीक है, तो आइए इन चीजों को चलते चलते देख लेते एक्स्ट्रा हैं। हाई वोल्टेज का भी तो कोई रेंज होगा ना? हाँ चलिए 635 किलो क्लियर वोल्ट बोला से करो भाई। 35 किलो वोल्ट से कुछ भी अगर जो भी भविष्य में बनेगा या होगा, है ना, तो वो अपना एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के अंतर्गत आएगा। आइए देखते हैं। अरे ये एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज का भी कोई रेंज होता होगा ना? हाँ, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज जितना आप जनरेट कर पाएंगे, जितने आपकी मशीन की कैपेसिटी रहेगी उतने ना, तो मशीन की कैपेसिटी से ज्यादा उसकी थोड़े कोई कर लिमिट नहीं सकते है हैं। क्या वो 33 तो केवी एक्स्ट्रा से? एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज तो हमारा कह सकते हैं जो आकाशीय बिजली गिरती है उसमें तो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज होता है, जिसको सर्ज वोल्टेज भी कहते हैं। बशर्ते ये है कि भाई उसको स्टोर करने की हमारे पास क्षमता ही नहीं है, तो हम कैसे बता सकते अच्छा हैं कि उसमें आकाशीय बिजली में कितनी ऊर्जा होती है ना? उसको तो माप भी नहीं सकते, है ना? बस इतने हम कह सकते हैं कि आकाशीय बिजली में अपार शक्ति होती है, अपार मात्रा में ऊर्जा विद्यमान होती है, लेकिन ये ऊर्जा है कितनी इसका शक्ति कभी मापन नहीं हुआ है। हाँ, हमारे इंडिया में अभी 11 किलो वोल्ट की लाइन को ही जनरेशन किया जा रहा है। इससे एवं अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी आ जाएगी या अन्य देशों में इससे एवं होगा या हो रहा है तो वो एक्स्ट्रा लार्ज में आएगा। ठीक है, आइए चलते हैं ओके सर। जनरल इंस्पेक्शन ऑफ लाइन। जनरल इंस्पेक्शन ऑफ लाइन। ठीक है, सर आवाज नहीं आ रही है सर। अब आ रही है? यस सर। हाँ सर। तो देखिए लाइन का सामान्य निरीक्षण कैसे किया जाता है, तो नोट कीजिएगा। देखिए सिरोपरि ट्रांसमिशन लाइन अधिनियम के अनुसार, ठीक है, एक देखिए इसमें कैसे क्या कहा जा रहा है कि जो हमारे ओवरहेड लाइन है इनकी जो कंट्रोलिंग करने का रूल रेगुलेशन है, उन्हीं के माध्यम से हम ओवरहेड हो या अंडरग्राउंड लाइन हो उन लाइनों का हम कंट्रोलिंग करते हैं। प्रत्येक ओवरहेड लाइन तथा इसके सभी आलम्ब दैट मीन्स सपोर्ट वगैरह, है ना, आलम्ब एवं कंस्ट्रक्शनात्मक यानी कि कंस्ट्रक्शन वाली जितने भी भाग होते हैं तथा विद्युत के उपकरण या प्रोटेक्टिंग डिवाइस
या कंट्रोलिंग डिवाइस जो भी इनसे संबंधित चीजें होती हैं उनको विद्युत नियम के अनुसार लगाए जाते हैं और उन्हीं के अनुसार उनका नियंत्रण किया जाता है और इन्हीं विद्युत के नियम के अनुसार किसी भी सिस्टम की दक्षता को मेंटेन रखा जाता है। ठीक है, तो इन्हीं चीजों को सदैव चुस्त दुरुस्त रखने के लिए या हेल्दी कंडीशन में रखने के लिए समय समय पर उनकी जांच करना या निरीक्षण करने का कार्य किया जाना चाहिए। तो आइए ये निरीक्षण कैसे कैसे होते हैं, क्या क्या करना पड़ता है, तो उनके बारे में मोटे मोटा जानकारियां आपको देते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला पॉइंट है लाइन के दोनों ओर तारों पर झुके हुए पेड़ों को देखना। लाइन के दोनों तरफ तारों पर झुके हुए पेड़ों को व टहनियों एवं लताओं को देखना। ठीक है, जैसे पेड़ पौधे हैं, कभी देखते हैं ना घरों पे, जैसे हम लोग लता लगा करके फैला करके उसके पत्तियों से घर को सजाते हैं, वैसे तार के ऊपर भी इस तरह आ जाती है, तो उनको देखना, उनको साफ सुथरा करना। क्रॉस भुजा पर चिड़िया द्वारा बनाए गए घोंसला। क्रॉस आर्म पर चिड़ियों द्वारा बने घोंसले को देखना। बने घोंसले को देखना यानी कि उनको देखिए, उनको देखने के बाद उनको हटाने का प्रयास कीजिए, साफ सुथरा करके लाइन को सही तरीके से चुस्त दुरुस्त रखिए। दोषपूर्ण लाइन को यानी कि दोष युक्त भागों या लाइनों आदि का नियंत्रण करना। दोषयुक्त भागों व लाइनों का नियंत्रण एवं उनकी जांच करना। ठीक है, चौथा पॉइंट आपका है खंभे यानी पोल, क्रॉस आर्म एंड अर्थ वायर के लिए सपोर्ट टेढ़े एवं झुके होने का निरीक्षण। सपोर्ट के बेंड होने का निरीक्षण। ठीक है, जहाँ कहीं भी हमारा कोई पोल है, क्रॉस आर्म है या फिर अर्थ वायर अगर कहीं लगा हुआ है तो यह चेक कर लेना चाहिए कि कहीं पोल या क्रॉस आर्म या फिर अर्थ वायर तिरछा तो नहीं हो गया, टेढ़ा तो नहीं हो गया, मुड़ तो नहीं गया है, या फिर उसमें किसी प्रकार से बल पड़ने की वजह से झुक तो नहीं गया है। ठीक है, तो इन सारी चीजों को गश्त की जाती है। खंभे में दरार पड़ना एवं टूट फूट की जांच। पोल के टूटने एवं दरार CRST के क्रैक होने का निरीक्षण करना। ठीक है, फिर नंबर 6 है खंभे की नींव तथा सीमेंट के बने चबूतरे का निरीक्षण। पोल की नींव, पोल के फाउंडेशन एवं नींव
का निरीक्षण। ठीक है, फाउंडेशन एवं नींव का निरीक्षण। 7वां नंबर है खंभों पर लगे नट बोल्ट पोल पर स्थापित नट बोल्ट आदि कसे होने चाहिए, आदि कसे होने चाहिए। ठीक है, 8वां नंबर है क्लैंप एवं फिटिंग उचित स्थान पर लगे होने चाहिए। क्लैंप एंड फिटिंग उचित स्थानों पर लगे होने चाहिए। ठीक है, 9वां नंबर है तारों पर पतंग की डोर एवं अन्य कोई वस्तु नहीं फंसी होनी चाहिए। ठीक है, और 10वां नंबर है तारों का झोल एवं तनाव चेक करना। तारों का सैग एंड टेंशन की जांच करनी चाहिए। ठीक है, 11वां नंबर है तारों की लड़ें टूट तो नहीं गई हैं। तारों का रंग काला एवं तारों की लड़ों का टूटने संबंधी जांच। ठीक है, जो उसमें लड़ी नुमा जो लगा होता है इंसुलेटर है ना, तो कहीं उनको टूटने की जांच कर लेनी चाहिए। तो तारों का रंग काफी समय से इस्तेमाल करते करते काला तो नहीं पड़ गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि हीट होते होते वहां का तार डिस्टर्ब हो रहा हो या उसकी तार की ऊपरी सतह खुरदरी हो गई हो, है ना, कोरोना के कारण। कोरोना वो नहीं होता कोरोना लॉस, तो उसकी वजह से उसके सरफेस वगैरह पे भी नुकसान पहुंचता है। अब आगे लिखिएगा तारों के जंपर तथा क्लैंप टूटे या ढीले तो नहीं है। तारों के जंपर, तारों के ऊपर जो लगा होता है जंपर, है ना, जंपर लगा होता है JUMPR। तारों पर जंपर एवं क्लैंप के ढीला एवं टूटने की जांच। अब लिखिएगा इंसुलेटर एवं पोर्सिलेन डिस्क में कहीं टूट फूट एवं दरार की जांच करना। पोर्सिलेन व इंसुलेटर करके टूटने, चटकने व दरार की जांच करनी चाहिए। ठीक है, और नंबर 14 इंसुलेटर पर चालक को बांधने वाला तार का निरीक्षण करना। यानी कि इंसुलेटर पर
हम जिन चालक तारों को बांधते हैं, कंडक्टर कंडक्टर को बांधने वाले वायर की जांच कर लेनी चाहिए। पता चला कि वो तार खराब हो गया हो बांधने वाला, और कंडक्टर जो इंसुलेटर पर लगा हुआ है और झटके से आंधी उंधी वगैरह आई तो पूरा केबल का तार ही ऊपर से दो खंभों के बीच से नीचे लटक जाए। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और पोर्सिलेन की चमक एवं जले होने या काला होने की जांच। पोर्सिलेन की चमक, पोर्सिलेन की चमक को ग्लेयर कहते हैं। ग्लेयर, चमक एवं काला पड़ने की जांच। काला होने की जांच। ठीक है, तो ये 15 पॉइंट हमने आपको लिखाए हैं। ठीक है, अभी और भी है कि इंसुलेटर की फिटिंग में कहीं जंग तो नहीं लग गया है, अर्थ वायर कहीं टूटा तो नहीं है, केबल बॉक्स के कनेक्शन ठीक तो है ना। चलिए अभी लिखा दे रहा हूँ। इतना हो गया, नोट कर लिया। ऊपर वाला रफ करें, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए जिनका छूट रहा होगा। चलिए आइए नंबर 16 पे। 16 में देखते हैं क्या लिखना है। 16 में लिखिए, इंसुलेटर की फिटिंग पर कहीं कोई जंग तो नहीं। इंसुलेटर की फिटिंग पर जंग लगे होने की जांच करना। ठीक है, और 17 नंबर है, अर्थ वायर कहीं टूटा तो नहीं। अर्थ वायर कहीं टूटा तो नहीं है। ठीक है, अर्थ वायर कहीं टूटा तो नहीं है, तथा स्ट्रे वायर ढीला तो नहीं है। स्ट्रे वायर के लूज होने की जानकारी। लूज होने की जांच। स्पेलिंग थोड़ी अलग होगी ना, LWSI, लूज होने की जांच। क्या होगा, एक तो होता है लॉस, LOSS, लॉस, लूज होने की जांच। ठीक है, अब आगे चलते हैं 18 नंबर। 18 नंबर क्या है, केबल बॉक्स एंड उसके टर्मिनल के कनेक्शन। केबल बॉक्स एवं उनके टर्मिनल कनेक्शन की जांच। ठीक है, और 19 नंबर आपका हुआ, डेंजर प्लेट लगा है या नहीं। डेंजर वायर लगा है कि नहीं। ठीक है, ये सारी चीजें हैं।
टोटल नंबर आप मिला के 20 पॉइंट है इनमें से, ठीक है। तो इन 20 पॉइंटों का हम ध्यान रखते हैं, ठीक है। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा आपके अगल बगल कहीं आसपास में नजदीकी रेलवे लाइन वगैरह होगा तो वहाँ भी आप देखे होंगे कि समय समय पर रेल की पटरियों का और उसमें जो उसको क्या बोलते हैं, लेकिन नाम दिमाग से उतर रहा है, पेंटोग्राफ जो ट्रेन के ऊपर लगा होता है, पेंटोग्राफ जो तार से चिपक के चलता है, ठीक है। ट्रेन के इंजन के ऊपर जो छतरी पर लगा होता है और वो रेलवे लाइन के ट्रैक के ऊपर जो लाइन गई होती है उससे चिपक के चलता है, उसको पेंटोग्राफ बोलते हैं। तो उनके बीच का संपर्क भी चेक करते रहते हैं और तारों में कहीं धागा वगैरह, पतंग की डोर वगैरह फंसी वसी होती है, प्लास्टिक की पन्नियां अगर कहीं उड़ करके हवा के माध्यम से फंस गया है तो उसकी भी जांच करते रहते हैं और उनको दुरुस्त करते रहते हैं, ठीक है। और जो ट्रांसमिशन लाइन है पटरियों के ऊपर, तो उनका भी वो निरीक्षण करते हैं कि कहीं तार लूज तो नहीं है, उसका तनाव ढीला तो नहीं है। तो उसी प्रकार से हमें यहाँ भी ओवरहेड लाइन में भी चेक करते हैं, ठीक है। वो पटरियों के बीच का डिस्टेंस भी मेंटेन करते हैं। तो उसी तरीके से हमें इन सारी चीजों का ध्यान रखते हुए अपने इलेक्ट्रिकल सिस्टम में भी ट्रांसमिशन हो या डिस्ट्रीब्यूशन हो या सब स्टेशन हो, हर जगह पे ये सामान्य निरीक्षण किए जाते हैं। अब आगे चलते हैं, ग्राउंड इंस्पेक्शन। तो आइए ग्राउंड इंस्पेक्शन में क्या होता है। जनरल इंस्पेक्शन ऑफ ग्राउंड, ठीक है। तो आइए देखते हैं भू का निरीक्षण कैसे करते हैं। भूमि के किसी भाग का अपनी साधारण ऊंचाई से अधिक ऊंचा उठा होना। भूमि का अपनी सामान्य ऊंचाई से सामान्य ऊंचाई से किसी स्थान पर अधिक ऊंचा उठा होना, अधिक ऊंचा उठा होना, ठीक है। तो भाई देखिए, अगर हमारे क्षेत्र की जो भूमि है लगभग लगभग समतल है, तो कहीं कहीं जहाँ पे हम पोल वगैरह गाड़ने जा रहे हैं, खंबा गाड़ने जा रहे हैं, तो ये देखते हैं कि कहीं उसकी नॉर्मल ऊंचाई से भूमि की लेवल पे कहीं ज्यादा ऊंचाई पर तो नहीं है, उठा हुआ है। दूसरा, गश्त दल का विशेष कार्य यह होता है कि मतलब सपोर्ट, स्टे एंड फाउंडेशन, सपोर्ट, स्टे एंड फाउंडेशन एवं पोल पर लपेटे गए एंटी क्लाइंबिंग डिवाइस का निरीक्षण करना। एंड पोल पर लपेटे गए एंटी क्लाइंबिंग वायर का निरीक्षण करना। एंटी क्लाइंबिंग वायर एंड डिवाइस निरीक्षण करना, ठीक है। तीसरा पॉइंट है आपका किसी पेट्रोलिंग टीम का पेड़ों द्वारा निर्वाधित पेट्रोलिंग टीम द्वारा पेट्रोलिंग टीम द्वारा पेट्रोलिंग टीम द्वारा निर्वाधिता, निर्वाधिता का मतलब बिना किसी तरह का कोई
दिक्कत परेशानी के या बिना किसी नियम कायदे का उल्लंघन किए, है ना, और कार्य को सुचारू रूप से करना ही निर्वाधिता कहलाता है। यानी कि जिस तरीके से नियम कायदे दिए गए हैं, आप उनमें अवरोध पैदा करते हैं और नए तरीके से अपने हिसाब से जुगाड़ू काम करते हैं, तो ये हमारे लिए नियम के हिसाब का उल्लंघन भी हो रहा है। और दूसरी बात कि भविष्य में किसी न किसी प्रकार के सिस्टम में यह बाधा उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, तो पेट्रोलिंग टीम द्वारा निर्वाधिता के उल्लंघन ठीक है, उल्लंघन का भी निरीक्षण करता है। इंग्लिश वर्ड लिख लिए ताकि आप लोग को ज्यादा अच्छे से समझ में। क्या है इंग्लिश वर्ड? इन्फ्रिंगमेंट, निर्वाधिता के इन्फ्रिंगमेंट का भी निरीक्षण करता है। ठीक है, जब पेट्रोलिंग करने वाला व्यक्ति जाएगा तो इन सारी चीजों का निरीक्षण करता है और साथ साथ किसी मकान आदि के द्वारा एवं साथ साथ किसी मकान आदि द्वारा अतिलंघन यानी इन्फ्रिंगमेंट की जांच करता है। और लास्ट पॉइंट है इंसुलेटर कंडक्टर के कंट्रोलिंग इंसुलेटर पर कंडक्टर वायर या कंडक्टर के कंट्रोलिंग एवं कनेक्शन के लूज होने की सूचना पेट्रोलिंग टीम द्वारा दिया जाता है। पेट्रोलिंग टीम द्वारा दिया जाता है या किया जाता है। ठीक है, अब आइए चलते हैं सपोर्ट की तरफ। जल्दी से इसको नोट करिए। तो सपोर्ट की तरफ से चलिए, जनरल इंस्ट्रक्शन ऑफ सपोर्ट। ठीक है, इसमें देखिए सपोर्ट हेड का जनरल इंस्ट्रक्शन ऑफ सपोर्ट हेड यानी सपोर्ट हीरो का सामान्य निरीक्षण। पहला पॉइंट इसमें लिखिएगा
क्रॉस भुजा पर जंग, वही सारी चीजें इसमें भी है। सुन लीजिए, इसमें भी वही सारी चीजें हैं कि क्रॉस के भुजा पर कोई जंग तो नहीं लगा है, या इसके नट बोल्ट के संयोजन यानी कसाव ढीले तो नहीं हो गए, फिर इंसुलेटर में कहीं दरार या उन इंसुलेटर की चमक में कहीं कोई अन्यत्र प्रभाव तो नहीं दिखाई दे रहा, लाइन के तार इंसुलेटर पर ठीक से बंधे हैं कि नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, इंसुलेटर क्रॉस आर्म पर ठीक से स्थापित किया गया है अथवा नहीं। ठीक है, खंभों पर नई फिटिंग के नट बोल्ट वाशर पूरे लगे हुए हैं अथवा नहीं। खंभों पर लगी हुई अन्य फिटिंग नट बोल्ट द्वारा कसे गए हैं कि नहीं, या उनमें जंग तो नहीं लगा है। क्लैंप तथा अन्य फिटिंग ढीले तो नहीं है। तारों के जोड़ों पर दरार तो नहीं है। तारों के मध्य निर्बाधता उचित है आदि की जांच करना। संयोजन तथा तपन के कारण तार जल तो नहीं गए हैं। ठीक है, और चालक तारों के बंधन ढीले तो नहीं है। इन सारी चीजों का हम जांच करते हैं किससे, खंबे के जो सपोर्ट वगैरह होते हैं क्रॉस आर्म, उनके ऊपर जो है लगा होता है, उसके हम जांच कर लेते हैं। ठीक है, क्रॉस आर्म, इंसुलेटर वगैरह सभी। अच्छा, एक पेट्रोल मैन के द्वारा क्या रिपोर्ट तैयार की जाती है, तो उनकी रिपोर्ट का एक खाका मैं बना रहा हूँ, लिखिएगा। लाइन का निरीक्षण करने के पश्चात पेट्रोल को अपने ऑफिसर को, लाइन का निरीक्षण करने के बाद, लाइन का निरीक्षण करने के बाद अपने ऑफिसर को, अपने ऑफिसर यहाँ पे लिखिएगा रिपोर्ट, पेट्रोल रिपोर्ट, पेट्रोल रिपोर्ट। पेट्रोल मैन रिपोर्ट। ठीक है, तो इसको हिंदी में पेट्रोल कहते हैं, इंग्लिश में पेट्रोल मैन रिपोर्ट कहते हैं। या फिर ऐसा है, लिखने में भी गलतियां हो गई हैं। पेट्रोल मैन का मतलब होता है कि चहलकदमी करने वाला व्यक्ति, यानी कि चहलकदमी यानी कि पैदल चल करके निरीक्षण करने वाला व्यक्ति। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लाइन का निरीक्षण करने के पश्चात, यहाँ पर पेट्रोल मैन लिखिए, हटाइए, ये सब गलत लिखा है तो हम भी गलत लिखेंगे। पेट्रोल मैन रिपोर्ट। तो लाइन का निरीक्षण करने के बाद अपने ऑफिसर को, पेट्रोल मैन अपने ऑफिसर को, पेट्रोल मैन, यहाँ पे होगा पेट्रोल मैन अपने ऑफिसर को निम्न प्रारूप में रिपोर्ट पेश करता है। निम्न प्रारूप में रिपोर्ट पेश करता है, रिपोर्ट पेश करता है। ठीक है, एवं लाइन सर्विस स्टेशन पर रखी विशेष लॉग बुक में भी, एवं स्टेशन पर रखी, एवं स्टेशन पर उपलब्ध लाइन या सर्विस स्टेशन, उपलब्ध सर्विस स्टेशन को सर्विस स्टेशन लॉग बुक में भी, लॉग बुक में भी दर्ज करता है।
लॉगबुक में भी दर्ज करता है। ठीक है। और इस रिपोर्ट की मुख्य कॉपी जिला मुख्यालय में भेजी जाती है। और इस रिपोर्ट की मुख्य कॉपी मेन कॉपी जिला मुख्यालय में पेश की जाती है। ठीक है, यानी वहां पर भेज दी जाती है। ठीक है। इसकी कार्बन कॉपी पेट्रोल बुक में रहनी चाहिए। इसकी एक प्रति पेट्रोलिंग रिपोर्ट बुक में होनी चाहिए या रखी जानी चाहिए। तो आइए हम उस तरीके के प्रोफार्मा देखते हैं कि प्रोफार्मे में क्या है। तो इस तरीके से प्रोफार्मा बनाइए। इस तरीके से एक प्रोफार्मा होता है। एक कोई हमारे पास A4 साइज का पेज है, उस पेज पर इस तरीके से प्रोफार्मा बना होता है। आइए देखते हैं इस प्रोफार्मे में का चीजें लिखी गई है। ठीक है, यहाँ तक तो दिख रहा होगा लाइन बहुत से। अब देखिए जनपद का नाम, जनपद का नाम। ठीक है। पेट्रोल मैन यहाँ पे कौन सा है, पेट्रोल मैन रिपोर्ट। ठीक है, ऊपर जनपद का नाम रहेगा, नीचे पेट्रोल मैन का रिपोर्ट रहेगा। क्या रिपोर्ट रहेगा, पहले तो लाइन का नाम, लाइन का नाम, उस लाइन का नाम क्या है। ठीक है, कितने केवी की है, खंभे की संख्या, खंभे की संख्या, संख्या मतलब खंभे पे नंबर पड़ा होता है। ठीक है, खंभे की संख्या एवं उसमें दोष क्या क्या है, एवं असाधारण बातें पाए गए। गए उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे कि क्या क्या साधारण बातें पाई गई। इंसुलेटर पंचर था, खंबा टेढ़ा था, कनेक्शन लूज हो गया था, या कोई चीज टूट गई थी। ठीक है, सारी चीजें लिखने के बाद लिखेंगे क्षेत्र का विस्तृत वर्णन। ठीक है, क्षेत्र का विस्तृत वर्णन, पूरा विस्तृत आप वर्णन करेंगे वहां। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे क्षेत्र का विस्तृत वर्णन कि कौन से क्षेत्र में है, कितनी ऊंचाई पर क्या है, कितने लोग हैं, कितने लोड है वहां पर, कितने फेज की सप्लाई जा रही है, ये सारी चीज आप उस पर लिखेंगे। और वे लीव की दशा, वे लीव की पोजीशन कैसी है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर पेट्रोलमैन के हस्ताक्षर होंगे, हस्ताक्षर, पेट्रोलमैन, यहाँ पर पेट्रोलमैन का ऊपर हस्ताक्षर होगा, यहीं पे हस्ताक्षर करेगा। ठीक है, यहीं पे हस्ताक्षर करेगा। ठीक है, और खंभा नंबर से खंभा नंबर, खंभा नंबर इतना से खंभा नंबर इतना, है ना। जैसे कह दिए कि खंभा नंबर 1 से लेके खंभा नंबर 10 तक जितनी भी सारी चीजें उनमें ये सारे दोष हैं, तो सारी चीजों का मरम्मत किया जाएगा। उसके बाद डैश 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 खाली स्थान होगा, तक निरीक्षण करना है, निरीक्षण किया तक
निरीक्षण किया। दिन कौन सा था, यहाँ पे दिन लिखा जाएगा। महीना, और उसके बाद पेट्रोल द्वारा रिपोर्ट प्राप्ति की तारीख, दिन, महीना और यहाँ 19 लिखा हुआ है, अर्थात 2019, 2020, 2021 कुछ भी है ना। महीना के बाद यहाँ पर लिख दिया 2019 की जगह 2021 लिख दिया। ठीक है, तो इतनी सारी लिखी जाती है। और फिर नीचे एक हस्ताक्षर होता है, वो भी किसका होता है, रिपोर्ट प्राप्त करने वाले का हस्ताक्षर यहाँ होगा, रिपोर्ट प्राप्त करने वाले का हस्ताक्षर। ब्रैकेट में लिखिए रिपोर्ट प्राप्त करने वाले का। ठीक है, रिपोर्ट प्राप्त करने वाले का हस्ताक्षर होगा, यहाँ दिख रहा है नहीं, रिपोर्ट प्राप्त करने वाले का हस्ताक्षर क्या लिखा है, ठीक, ये रिपोर्ट प्राप्त करने वाले का हस्ताक्षर हो गया यहाँ पे। ठीक है, और ये हमारा आप लोगों की क्लास क्या बजे से है? सर टाइम हो गया। कितने बजे से? 12 बजे? इससे 11:40 हो गया। हाँ, अच्छा, तो आप लोग की क्लास यहीं पे बंद कर देते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। तो सभी लोगों ने नोट कर लिया है इस सारी सूचनाओं को।